बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह बखैर। और उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं। मैं हूँ रिदा ज़फ़र एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10 वंस अगेन। आज सुबह हम आए हैं घर से तो रिमझिम हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में खूबसूरत मौसम है और इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ एक हसीन सी बात से करेंगे कि अपने दिन की इब्तिदा 3 चीज़ों से कीजिए: कोशिश, सच्चाई और यकीन। कोशिश इस बात की कि अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर बनाएंगे। सच्चाई अपने आप से और अपने काम से, और यकीन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर। इसी बात के साथ हम चलते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़ की तरफ और आपको बताते हैं कि आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। IMF की शर्त पर बिजली महंगी, 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। जिना अस्पताल में कार्डियक सर्जरी यूनिट गैर फाल, 2 माह में सिर्फ 5 ऑपरेशन किए गए। रेस्क्यू 1122 के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। महकमा दाखिला ने सूबे भर में दरियाओं और नहर में नहाने पर दफा 144 नाफिज कर दी। वॉल सिटी ने मजीद 15 तारीखी मुकामात को हेरिटेज प्रॉपर्टी करार दे दिया। सकाफती इमारतों और मुकामात की कुल तादाद 52 तक पहुंच गई। तो जनाब, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज और इनको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा और राव दिलशाद। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसी आपकी सुबह आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा था मौसम, बड़ा अच्छा मौसम बता दिया। और वो नहीं था, ह्यूमिडिटी जरा कम है अभी, हाँ सुबह की औकात हवा चल रही है और उम्मीद है अल्लाह करे अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह तो से बारिश हो ना तो फिर वो जहमत नहीं बनती है। एग्जैक्टली, तो वो अच्छी भी लगती है, एंजॉय करने का दिल करता है मौसम। ऑब्वियसली इस मौसम में तो एंजॉय की बात तो खैर नहीं आप कह सकते, क्योंकि एकदम से वो मौसम करवट लेता है और फिर हब्स बढ़ता है। और शहर में जगह जगह जहाँ पर ट्रैफिक जैम होती है, फिर उनसे पूछें क्या हालात होते हैं। खैर हम तो एंजॉय कर सकते हैं ना। अब ये मसले मसाइल देखने लगे तो फिर तो हम जिंदगी के एंजॉय करना छोड़ ही देना। एग्जैक्टली, ये नहीं कर सकते। खैर आमिर भाई, आपसे मैं पूछूंगी, अब पहली खबर है हमारी आज की जी। IMF की शर्त पर बिजली महंगी और 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। ये एक एहसान किया गया है अवाम के ऊपर, क्या कहेंगे? बिल्कुल एहसान है। जो हमारी वो तबका है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है या गुर्बत की वो सतह पे है, उनका तो 200 यूनिट उनका इस्तेमाल बहुत है, क्योंकि उनके घर में एक पंखा है, बल्ब हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, असल में वो पिसेगी। और ख़ासकर वो लोग जो सैलरीड पर्सन हैं, जिनकी तनख्वाहें हैं, उनमें तो इजाफा उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से महंगाई बढ़ती है, तो उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में फ्रिज भी है, TV भी है और बाकी चीज़ें भी, लवाजमात उनके पास हैं और उनके पास AC भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गो के IMF की एक शर्त थी, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म ने कल ये बात भी कही कि उनकी शर्त पूरी करनी ज़रूरी थी। शर्त तो नहीं थी, उनकी वो तजवीज़ थी जिसको पूरा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम ये सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं करेंगे, हम इस कर्ज़े के बोझ से निकल नहीं पाएंगे जो कि IMF से लेते हैं और बाकी ममालिक से लेते हैं। लेकिन इसके आमिर भाई और भी तो तरीके हो सकते हैं, जैसा कि आप अपने खर्चे कम करें सबसे पहले। अच्छा, वो कितने खर्चे कम कर देंगे? मसलन कितने खर्चे कम करेंगे? मुलाजमीन को लेके मैं भी यही कहता हूँ, बिजली मैं भी यही कहता हूँ कि ये फ्री बिजली जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये आपको किसी भी सतह पे, इवन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके घर में भी बिजली फ्री में नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरीज, जितने आपके आला अफसरान हैं, चाहे वो लेस्को में हैं, चाहे वो वापडा में हैं, चाहे वो किसी भी अदारे के अंदर हैं, चाहे वो अदालत के जजेस क्यों नहीं हैं, तो उनकी भी बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए। फ्री में यहाँ कोई चीज़, असल सब्सिडी ये है जिसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिस्टम एक ऐसा है, निज़ाम ऐसा है कि ये सियासतदान उसके मुतल्लिक सोचते हैं जो गरीब पर बोझ है। मैंने आपसे पहले कहा कि लोअर मिडिल क्लास जो सैलरीड पर्सन है हमारे जैसे, उनके लिए एक बड़ा मसला खड़ा होने जा रहा है। ये बिजली कोई कम इजाफा नहीं है। 200 यूनिट तो बहुत आराम से इस्तेमाल हो जाते हैं महीने के। 200 यूनिट इज द मिनिमम दैट वी यूज ना। वो हम लोग तो 200 यूनिट से ज़्यादा ही बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग तो इसमें पिसेंगे। मैं तो पहले कहा कि वो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनकी शायद घर में एक पंखा एक बल्ब होएगा, वो 200 यूनिट करते हैं। जिनके घर में फ्रिज है, आजकल यूनिट भी तो बड़े तेज घूम रहे हैं ना, ये भी एक मसला है। ये भी मसला है। दूसरा, आप लोग ये जहन में रखें कि IMF की जो शराइत हैं वो उसको पूरे किए बगैर गुजारा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये काम
सादगी पर अपनाए खुद पर, जैसे आपने खुद भी कहा ये बात कि ये अपने आप पर भी लागू करें, तो मेरा ख्याल है जो मुझ पर दबाव होएगा वो कम अज़ कम होगा। इस हवाले से कि मैं कहूँगा कि भाई ये मेरे घर के पास एक अफसर रहता है, ये फ्री में बिजली, इसके घर 24 घंटे एसी चलता है जी। 24 घंटे मैं आपको घर दिखा सकता हूँ, और जो बंद ही नहीं करते हैं क्योंकि उनके फ्री यूनिट्स हैं। और ये सिर्फ आला अफसरान की बात नहीं हो रही है, ये एक नॉर्मल बहुत सारे, मैं तो आपको तमाम अदारों की बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी एक अदारे की बात ही नहीं कर रहा। तो अगर उनके घर में फ्री है और उसका बिल भी मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे तकलीफ है। हाँ, वो और मैं मिलकर बिल पे करेंगे तो शायद जितने भी दफातर हैं उसमें फ्री बिजली, मेरी इस तकलीफ में कमी आएगी। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि हमें एक तो सस्ती बिजली कैसे बनाना है, उसके मंसूबों पर काम करना चाहिए। दूसरा, खुदारा ये जो फ्री की बिजली है, इस पर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। एडवांस आप एक कहें कि चाहे आपकी तनख्वाह जो है वो 50,000 है, चाहे आपकी 50 लाख है, बिल आप पे करेंगे। देखिए, सबको जब बिल पे करना पड़ेगा तो मेरे लिए तो ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा ना। मैं कहूँगा भाई वो जो 24 घंटे एसी चलाने वाले हैं, आप वो भी बिल पे करते हैं, वो भी बिल पे कर रहे हैं। 24 घंटे छोड़े वो चला ही रखें, वो सारा साल सर्दियों में भी चला ही रखें, अगर सबके लिए शराइत हैं वो भी सबके लिए होनी ये चाहिए। सिर्फ एक नाइंसाफ़ी है जो इस मुल्क में गरीबों के साथ की जा रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जितनी जल्द ये गवर्नमेंट ख़त्म कर लेगी, ये गवर्नमेंट करे, आने वाली करे। अब तो इसके पास खैर चंद दिन रह गए, इन्होंने क्या ख़त्म करनी है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे गरीबों की कोई भलाई हो, मैं ये समझता हूँ। खासकर ये बिजली के वो एक लूप है जिस पे ये आवाम लगी हुई है। और 65 लाख रुपए तो, हाँ, लेस्को के, सॉरी मैं आपकी राव भाई बात काट रहा हूँ, 65 लाख रुपए आप लेस्को के चीफ को किस बात का दे रहे हैं? किस बात का दे रहे हैं? और फिर बिजली भी फ्री है उसकी, बिजली भी फ्री है, फिर नौकर चाकर भी मिले हैं, तो गाड़ियां भी मिली जो हैं, बेचारा 6500 रुपए कमाता है वो बिल भी पे करता है, सब कुछ वो बाकी चीजें भी देता है, तो उस पर आप एहसान करेंगे। उनको किस चीज के लिए वैसे अपनी पे निकलवाने की जरूरत पड़ती होगी आपके ख्याल से? क्योंकि बाकी सब तो उनको वैसे ही मुफ्त मिल रहा है, ना उन्होंने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, ना उन्होंने उनके घर की सब्जी, भाई लाइन, हर चीज ये लाइनमैन जो है ये जिम्मेदार है गोश्त, सब्जी और रोटी Exactly. पहुंचाने का। पता नहीं उनको किस चीज के लिए उनको पैसे की किसी जरूरत चीज पड़ती की होगी नहीं जो इतनी देखिए, तनख्वाह रखी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने कल एक, वो इसको मैं तो सियासी तकरीर ही कहूँगा, एक तकरीब थी जिसमें आज़रबाईजान के साथ एक LNG की ख़रीदारी का एक एग्रीमेंट हुआ। और अच्छी बात यह है कि एग्रीमेंट में पहली मरतबा मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह के एग्रीमेंट होना शुरू हुए हैं कि अगर हम लेट्स सपोज नहीं भी किसी माह खरीदते, मतलब दिसंबर में हमारी नीड बहुत कम है, दिसंबर जनवरी में हमारी नीड कम है, तो या इस तरह के कोई महीने आए तो हमारी जब हमारी नीड कम है तो हम ना भी खरीदें तो हमें कोई इस पर कोई ओवर चार्जिंग नहीं है, कोई इस पर हमें फ़ाइन नहीं है। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें पेनल्टीज़ भी साथ में ऐड होती हैं, तो लेकिन इस मुआहदे में नहीं है। इसी मुआहदे की तकरीब में, चूँकि गवर्नर हाउस में थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने वही सियासी तकरीर और वो जो एक केसट है उनकी हर जगह पे चल रही है आजकल, उन्होंने वो सुनाई जिसमें उन्होंने 200 यूनिट वाला मुझे बताएं कि ये कैलकुलेट करते हैं कि तकरीबन 31% लोग ऐसे हैं जो 31% लोग ऐसे हैं जो 200 ओवर एग्जैजरेटेड टर्म लग रही है खासी। ऐसी बात नहीं है। 200 यूनिट्स तो अगर किसी के घर में, मुझे बताएं कि अगर आप कहीं पर भी चले जाएं तो आपको एटलीस्ट फ्रिज, टेलीविजन, 4 लाइट्स, 2-3 पंखे ये आपको मिलेंगे। तो इनका बिल अगर तो शहबाज शरीफ साहब 200 यूनिट बनता है तो फिर तो हम आपकी बात पर यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन 200 यूनिट नहीं बनता, एक्सीड करता है 300 350 यूनिट एवरेज। जो एक घर है, कम परसेंटेज है उन लोगों 3 मरले का जो घर है, जो 3 मरले का घर है ना, 3 मरले का या 2.5 मरले का जो घर है, वहां पर 250 से 350 यूनिट्स उनका भी इस्तेमाल होता है। तो यानी 200 तो वो क्रॉस कर गया ना। अब 2.5 मरले वाला भी उसी कैपेसिटी में आ गया जिस कैपेसिटी में 400 या 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाला। अमित भाई ने बात बड़ी ज़बरदस्त की कि लोअर मिडिल क्लास जो है वो सफ़र कर रही है। वो सफ़र इसी वजह से कर रही है कि जब हम देखते हैं कि हमारे साथ ही किसी ऑफिसर का घर है तो उसके अगर 6 कमरों में 6 AC लगे हैं तो वो नॉन स्टॉप चल रहे हैं, तो मेरे एक कमरे का जो बिल है और वो कनेक्शन भी 2-2 मिले होते हैं, बिजली भी नहीं जाती है। मेरे एक कमरे में लगा हुआ AC जो है वो मेरी चीखें निकलवा देता है, और मंथली जब मैं बिल देखता हूँ तो मेरे पसीने आ जाते हैं। तो उसको मैं जब देखता हूँ तो फिर मैं क्या उससे अखज़ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी तफरीक है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसको अक्रॉस दी बोर्ड करें। मैं रिसेंटली ईद के बाद जब IMF का एग्रीमेंट हुआ तो गवर्नर हाउस में ही इसहाक डार साहब की तकरीर, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी थे।
तो 1300 अरब का गैप है जो रिकवरी में है, जो रिकवरी नहीं हो रही। 1300 अरब रुपए का गैप था, ये बता रहे थे, और ये कह रहे थे हमने कुछ बेहतर किया और 300-400 अरब रुपया ऐड हुआ है, और कुछ बेहतर करने से 300-400 अरब ऐड हुआ है। तो यानी कुछ बेहतर करने का मतलब यह है कि फिर भी 800 से 900 अरब रुपए की बिजली जो है वो चोरी होती है, और वो चोरी करने वाले कुछ और लोग हैं, वो 5% या 10% होंगे, लेकिन उसका खमियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ता है। सरकारी मुलाजमीन को तो इशू नहीं है, उनकी तो फ्री बिजली है। जिन्होंने बिल पे करना है उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और इससे बड़ी एक और भी खबर है आज के अखबार में, मुतनाज़िर बिल लेस्को को महंगे पड़ गए, बकाया जात में 50 अरब का इजाफा। एग्जैक्टली नाकिस पॉलिसीज की वजह से जनाब अरबों रुपए के वाजिबात वसूल ही नहीं किए जा रहे हैं। अब मैं एक ये पॉलिसी इन्होंने जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, तो उस वक्त ये एक पॉलिसी इन्होंने इख्तियार की थी कि जहां पर बिजली ज़्यादा चोरी होती है, जिन फीडर्स पर, उन फीडर्स पर लोड शेडिंग ज़्यादा कर दी जाए। तो उसको बजाय इसके कि अब बिजली चोरी, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, मीटर रीडर या लाइनमैन, वो हर घर में जा रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसकी मंशा के बगैर बिजली चोरी हो, और आपने उसको हल्का सा टाइट करना है और नताइज आपको बेहतर आना शुरू होंगे। एटलीस्ट मैं जितनी बिजली इस्तेमाल करूं मैं उतना बिल तो दूं ना। ये तो नहीं है कि मैं बिजली यूनिट से 17 अरब का इजाफा हुआ है, कनेक्शन मुनक़ता करने से 3 अरब रिकवरी की मद में आमिर भाई डूब चुके हैं। बिल्कुल ऐसे डूबेंगे, इतने अरबों इसी तरह आप गलत बिल, ये सारा आप गलत बिल भेजेंगे लोगों को, फिर वो अच्छा 1 मीटर के लिए चले जाएंगे, और वो फिर कहाँ जाएंगे, वो फिर इसी तरह से पैसे डूबते चले जाएंगे। ये असल में सिस्टम ही सारा खराब। मैं हमेशा ये कहता हूँ रिदा, या तो इनको लेस्को को अब प्राइवेटाइज करना चाहिए। लेस्को मीन्स सारी कंपनीज की बात करता हूँ, और चाहे मैप्को है, गैपको है, पेप्को है, सबको या तो इनको प्राइवेटाइज करें या इनको सूबों के हवाले करें ना, मोहसिन नकवी जैसे बंदे के हवाले। मैं देखता हूँ ये कैसे सीधे नहीं होते। और आपको जो बिल है, मैं आपको बताऊँ, ये बिल कम होगा, ये बिल ज्यादा नहीं होगा, बिल कम होगा लोगों का। पॉलिसी बनेगी, कुछ सिस्टम बनेगा, क्रॉस द बोर्ड। इसमें बड़ी अच्छी बात है क्रॉस द बोर्ड। मैं भी यही कहता हूँ तमाम अदारे इससे मुस्तस्ना करार दिए जाए कि उनको बिजली फ्री मिलेगी, सबको बिजली खरीदना पड़ेगी, डबल सोर्स बंद करें। मेरे पे क्यों बोझ आए? अगर एक लेस्को का चीफ है, उसके घर में फ्री यूनिट जो जलते हैं वो मेरा खून जल रहा है, ठीक है। मेरे घर में करीब जो अफसर रहते हैं, उनके जो एसी चलते हैं वो बिजली से नहीं, वो मेरे बिल चार्ज करें, उनको आप इंसेंटिव के तौर पे नहीं 65 लाख तनख्वाहें भी ना दें यार। ये क्या उनके पास क्या किधर? छोटे मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ, 65 लाख का तो एक केस है, बड़े मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ भी दे ले, लेकिन एटलीस्ट वो फिर उनका कुछ हमें भी फायदा होना, फिर वो काम भी तो करें, हमें काम करता भी तो नजर आए। इस मुल्क में सबसे ज्यादा मसला जो है, ये जो आपने मुख्तलिफ अदारों को ऑटोनमस बॉडी बना दिया, अपनी तनख्वाहें वो खुद बनाते हैं, वो खुद उसको मुकर्रर करते हैं, अपनी पेंशन वो खुद मुकर्रर करते हैं, अपनी ग्रेजुइटीज खुद मुकर्रर करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, और वो बड़ी निकालते हैं। वो इससे बड़ी सितमज़रीफी क्या होगी कि 25,000 रुपए तनख्वाह वाले को तमाम अखराजात खुद करना पड़ते हैं, और 25 लाख सैलरी लेने वाले को मराहत ही मराहत है। बड़ी तकलीफ के साथ आपके मुल्क आगे बढ़े, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ड्राइवर्स भी मिले। अपनी नेक्स्ट स्टोरी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अब हम बात करेंगे कि जी वॉल सिटी ने मजीद 15 तारीखी मुकामात को हेरिटेज प्रॉपर्टी करार दे दिया है, और सकाफती इमारतों और मुकामात की कुल तादाद अब 52 तक पहुंच गई है। आमिर भाई, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी भी यकीनन अच्छी एक इकदाम है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है हमारी, जो हमारी सकाफत है लाहौर की, जिसकी वजह से लाहौर पहचाना जाता है, इसको महफूज करना। देखो, मैं तो रहशी हूँ अंदरून शहर का, बिल्कुल, इसको मेरी पैदाइश अंदरून शहर में, ये नफ लग रहा है आपको? मेरे वालिद की पैदाइश अंदरून शहर में, मेरे दादा की पैदाइश अंदरून शहर में, परदादा की पैदाइश अंदरून शहर में, तो हम तो हमारा तो सांस भी अंदरून शहर के साथ है। और अगर ये वॉल सिटी अथॉरिटी ना होती तो शायद बहुत सारी इमारत गिर जाती, जिसमें आपने अभी कहा कि 52 इमारत जो है वो है, लेकिन अभी करने का बहुत काम है। मैं आपको बताऊं, फिर वो आपके वो माफिया ने जो दूसरे सूबों से आया, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने वो पुराने मकानात जो थे उनको ख़रीदा और गिरा दिया और वहाँ मार्केट्स बना दी। इवन हमारे मोहल्ले में चौक मत्ती थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। अच्छा। उस हवेली को गिराकर 8-10 दुकानें बन गई, 12 दुकानें बन गई।
अब मुझे क्या फायदा हुआ? बताएं, पूरा हेरिटेज गिरा दिया पूरा आपने, हेरिटेज गिरा के आपने 12 दुकानें बना दी। और इसी मोहल्ले में नेवी मस्जिद है जो कि सतह ज़मीन से 25 फुट गहरी है, जो कहते हैं लोधी ख़ानदान के दौर में बनी। वहाँ एक शहजादी का हार गिरा, उसने मन्नत मानी कि अगर मेरा हार मिल गया अच्छा। तो मैं मस्जिद बना दूंगी। अब इसकी तारीख है ना, कितनी आज खूबसूरत तारीख आज है। आज भी उस ये मस्जिद कहानी है जो हम में अपने आने वाले बच्चों को सुना सकते 25 हैं, फुट इन गहरी जगहों पे होने जा के सकते हैं। बावजूद उस मस्जिद का पानी जो है वहाँ पे नहीं ठहरता है। उसकी गर्कियाँ जो हैं वो उन्होंने अगेन वो चौक मक्की में जाके बनाई हैं ताकि मस्जिद डैमेज ना हो। लेकिन हुआ क्या, सेवरेज का ऐसा गंदा सिस्टम लगाया गया, अब उस मस्जिद में सेवरेज का गंदा पानी आ रहा है। मेरी पिछले दिनों मुलाकात भी वॉल सिटी वालों से, तो मैंने उनसे कहा था खुदारा इसको तो शामिल इसको करें। पहले देखें सबसे। देखें, एक तो मस्जिद है, फिर उसमें गंदे पानी की सीपेज है, फिर वो एक हेरिटेज है, उसको Heritage बचाना है, चाहिए था, architectural, नहीं बचाया आप गया। देखें कि एक लेकिन खजाना है। उनकी भी बात ठीक है कि वो किस किस जगह को बचाएं, उनको समझ नहीं आ रही है। अभी करने का बहुत काम है, अदारा छोटा है, उसके बस की बात नहीं है। और कॉरपोरेशन ये करती है कि हर साल एक लिस्ट जारी करती है कि ये मकान बसीदा, इनको गिरा, मालकान से कहते हैं इनको गिरा दे। 468 में याद हाँ, ये इनको याद है 468। यानी वो ये नहीं कहते हैं कि इनको बचा लें, वो कहते हैं इनको गिरा दें। नहीं, वो लिस्ट जारी करते हैं कि ये डेंजरस बिल्डिंग्स हैं इनको और गिरा दें। इनको इनमें गिरा दिया अगर जाए। अगर आपकी रिहाइश है तो आप बराए मेहरबानी बरसात के मौसम में यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि छतें गिरने के वाकयात सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट होते हैं वो बरसात के मौसम में होते हैं। और वो शौक से लेकिन ले रहे preparation के लिए कोई नहीं तो काम वो नहीं किया निकल जा जाए, रहा। डिफेंस चले जाए। उसके अलावा देखे ना, राव साहब की बात से सिर्फ, राव साहब सॉरी, निकल जाए, ये कोई हाल तो नहीं है ना। वो गरीब लोग हैं इसीलिए बात रहते तो हैं वहाँ मुकम्मल पुराने करने मकान। दें, बात तो मुकम्मल करने दें। अब असल मसला जो है उनको प्रिजर्व करने का है। मैं तुर्की में, मैंने इस्तांबुल में बहुत पुरानी इमारतें भी देखी, लेकिन वो नशपश कर दी, क्योंकि वहाँ पर कामरान लशारी जैसा बंदा नहीं है। वहाँ पर उनके इदारे मजबूत हैं, वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद भी, यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद भी limited नौकरियों का resources कोई जो है लालच ना, नहीं है। एक जिम्मेदारी दे दी पहले जाती है। गुजारिश मेरी सुने, ये 15 साइट्स बड़ा अच्छा इकदाम है, बड़ा अच्छा इकदाम It's है, not enough। लेकिन मुझे ये बताएं, पहले जो वर्ल्ड बैंक से हमने ग्रांट्स ली हैं आज तक, क्या उनकी कोई ऑडिट रिपोर्ट है हमारे पास? उसका पहले ऑडिट करवाया जाए ना कि क्या ये सिर्फ पता लगता है इतने करोड़ की ग्रांट मिली है आगाखान और फाउंडेशन ने एक गली सही करके दिखा के उसको शोकेस करते हैं और उसके बाद वो पता चलता है कि सारी ग्रांट जो है वो, ये हम बचपन से सुन रहे हैं कि मस्जिद वजीर खान और उससे मुल्का जो एरियाज हैं उनका वर्ल्ड बैंक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है फाउंडेशन के साथ, और उसको जी असल हालत में बहाल करना है। और कितनी गलियां अब तक असल हालत में बहाल हुई हैं? वो जो एक आपने की है, ठीक है, वो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी आपने की, बड़े अच्छा काम किया। मुझे ये बताएं कि वॉल सिटी अथॉरिटी जो है, ये धड़ाधड़ मार्केटें बनवाने में इनका जो इन्फोर्समेंट का अमला है, जो इनका रेगुलेशन का अमला है वॉल सिटी अथॉरिटी का, क्या वो इन्वॉल्व नहीं है? पूरे urban planning ही है ना, जिसकी वजह से ये सारी दुकानें यहाँ पे बनी इमारतों हैं। को प्रिजर्व करने के हवाले से क्या मैकेनिज्म आज तक आपने दिया है? आप तो अपनी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लिए जाते हैं, यानी 60 साल की उम्र के बाद भी आपका जी नहीं भर रहा कि आप नौकरी अभी आप तक अगर परवेज मुशर्रफ था तो उसके साथ भी आपकी बड़ी अच्छी लैग थी, उसके बाद शहबाज शरीफ आया, बड़े अच्छे आपके ताल्लुकात, फिर आप रिटेन हो गए, उसके बाद कितने वज़रा आला आए हैं, लेकिन कामरान लशारी साहब, प्रायोरिटी नहीं है। कामरान लशारी साहब 2 घंटे के लिए दफ्तर में मौजूद हो और ये सारी सूरत हाल, मतलब आपको ये राव साहब, मैं एक और बात कहूँ, मैंने एक दफ़ा कामरान लशारी से बात की थी। अच्छा। मैंने उनसे कहा था कि सर, वॉल सिटी अथॉरिटी का दफ्तर तो वॉल सिटी में होना चाहिए, होना चाहिए। ये लानस रोड पे किराए की बिल्डिंग में, किराए की बिल्डिंग में क्यों है? देखिए, आप ले कर्ज रहे हैं और भारी भरकम आप दे रहे हैं, किराया दे रहे क्या? हैं। अच्छा, वॉल सिटी के पास बहुत जगह है वहाँ पे ना, वॉल सिटी अथॉरिटी के पास वहाँ जो बैठे- दीजिए, शाही इमाम के सामने जिस गली का ये और जिक्र इनसे कर रहे हैं, पूछा- सुरजन सिंह का, वहाँ पे आपके पास बिल्डिंग्स हैं, आपके पास वजीर खान के साथ बिल्डिंग्स हैं। स्पेस बनानी हो, अगर आपने अपना अगर दफ्तर अपनी बनाना बनानी है, हो, जितना किराया इन्होंने दिया, अगर अपनी बिल्डिंग बनानी हो तो नहीं बन सकती। अगर अंदरून शहर में इसका दफ्तर हो ना, मैं आपको बताऊं तो अंदरून शहर के हालात में बहुत सारे इश्यूज, फिर इनको ये जाना बड़ा पड़ेगा मसला है ना। कि लॉरेंस गार्डन के सामने आपने अपना ऑफिस Exactly. रखा हुआ है जिसको किराए की बिल्डिंग में, आप वो अंदाजा किराया भी लगाएं। बचेगा, तो क्या वजह दी उन्होंने, क्या जवाब दिया आपको? इसका कोई जवाब नहीं था। ये जवाब जवाब नहीं अब था देखें, उनका। वॉल अब उनका सिटी ये अथॉरिटी- जवाब है कि जी वहाँ पे जाना जरा लोगों के लिए आना मुश्किल है, वफूद ने आना होता है, तो जी काम आपने वो करना है, बैटलफील्ड आपकी वो है और मोर्चा आपने लगा लिया लारस रोड। लेट्स से आना है, कमाल वर्ल्ड बात बैंक है से भाई। किसी वफ्द ने आना है, तो उसको बुलाएं ना, उसको वही अंदरून तो शहर। बताएं ताकि वो हालत उसको शाही देखें वहाँ इमाम की, दिखाएं। उनको, क्योंकि आपने वही उसको वो जगह गली दिखानी दिखाएं है, जो उसको 15 प्रिजर्व साल में करना है।
वो एक गली दिखाएं जो 15 साल में आपने ठीक की है। सुरजन सिंह गली वो सुरजन सिंह वो एक गली दिखाएं, उसको वो वाली वो बारूद खाना हवेली दिखाएं जो आपने ठीक की है। तो क्या फंड की कमी है या प्लानिंग की नहीं, सिर्फ फंड्स कमी की है? कमी कुछ नहीं नहीं है। है। अदारे को अभी मजीद एक्सपेंड होना चाहिए, इनकी बात ठीक है, नए लोगों को इदारे शामिल में करना चाहिए। इदारे की कैपेसिटी बिल्डिंग फिर का इशू है। फिर इसका ऑफिस होना ही इदारे अंदरून में शहर में चाहिए। इदारे में इसका ये एक्सटेंशन को खत्म करके रेगुलर इसको किया जाए। ऑफिसर तो वही रहेंगे ना आमिर नहीं भाई, नहीं, ऑफिसर ऑफिस वही अपना मर्जी बना रहे, दें। लेकिन आप जब वहाँ रोज जाते इनके हैं ना, पास कितने हेरिटेज के माहिर आप हैं मुझे आमिर भाई? बताएं, या जहाँ रोज जाते हैं ना आप, वहाँ पे लोग आपको पकड़ के खड़ा करके कहते हैं भाई ये बिल्डिंग गिरने वाली है, इसका ये आपने क्या क्या किया? आप जाते ही नहीं है, कोई आप जाते हैं। अच्छा, इसको अब शामिल कर लिया गया प्रोटोकॉल के मजीद साथ। बिल्डिंग्स को, अब क्या होगा? क्या इस हवाले से काम होगा? नहीं, अच्छी बात है। इससे पहले तो उन्होंने 13 दरवाजे बनाने की भी बात की थी, और आज तक नहीं बने। वहाँ नहीं, लेकिन वो मोरी दरवाजा कहाँ पे है? वजीर खत्म हो चुका है। शालमी कहाँ है? वो तो उस आप अंदाजा लगा लो। अकबरी कहाँ है? वो सिर्फ कहाँ दिल्ली पे वो गेट, लोहारी दरवाजे? गेट, 2-3 गेट बचे हैं। और यार खुदा का बाकी नाम है, गेट वो बचे नहीं। जो चीज कम से कम लोगों को नजर आ सकती है वो तो बना ये दो। तो गवर्नमेंट की आप जिम्मेदारी लारस है रोड में ना, बैठे कि हो, जिनको अब ये लारस अंडर रोड में आप ले रहे बैठे हो, हैं। बस आप कम से इसका कम गुस्सा बजा है। 12 दरवाजे तो बना दो। Exactly. जो शिनाख्त है 13 दरवाजे, एक मोरी आप 13 वो तो बना दरवाजे। दो, आप वो दरवाजा तो बना दो। कम से कम वो तो सही कर दें, जो कम से कम जो कोई टूरिस्ट आए वो देख सके कि वॉल सिटी है क्या। देखिए, मैं आपको वॉल सिटी तो बताऊं, सारा कमर्शियल एरिया आपने- हाँ। कमर्शियल हब है। अब जब आपने- तक आप 36 व्हीलर जाना बंद नहीं ना करेंगे अंदरून शहर में, अंदरून शहर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं होने वाले। ये सारे अड्डे, ये सारी जगह बेसमेंट पर बेसमेंट, मार्केट्स पर मार्केट्स, और ये बन रही है कमर्शियल है ना, वो 52 रही है। है। तो आपको लगता है कि उनमें से किसी 2 पे 3 पे भी आज तक काम होता आपने देखा है? नहीं, वो काम तो हुआ। ये मैं इसको तो गली सुरजन सिंह का नाम ले रहे हैं। एक गली बनाई है, एक गली बनाई है, शाही हुमाम को उन्होंने ठीक किया। एक गली बनाई है हमने। वजीर कितने मस्जिद का अरसे जो में हाथा किया? है, वो ठीक किया। आपको पता है ये अंदरून शहर की आबादी कितनी है? हाँ, 10 लाख से ज्यादा आबादी है, हाँ। और 10 लाख से ज्यादा आबादी को आप क्या अभी कर भी रहे हो? 2000 प्रॉपर्टी, क्या कौन सा नया प्रॉपर्टी से कोई नाम नहीं है। कौन सा नया आपने सीवरेज का सिस्टम वहां पर मुतारफ करवाया है? उल्टा अगर कोई सारी मार्केट्स में जो कमर्शियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जितनी कमर्शियलाइजेशन अंदरून शहर में हुई है शायद ही कहीं पे हुई हो। इसको रोकना चाहिए। लेकिन कौन इसको- करवा इस रहा है? ट्रेंड को रोकना चाहिए। कौन करवा रहा है? ये मार्केट अभी भी बड़े पुराने मकान है, 2000 प्रॉपर्टी आप बची हुई हैं। शालम मार्केट चले जाएं, आप ये देखें शालम कि मार्केट बाकी चले तो चीजें ये जाए, कि सेकंड एग्जिट नहीं है किसी प्लाजे की। प्रेसिडेंस तो बात की बात है ना। Second exit नहीं है। नहीं है, नहीं, वो बेसमेंट बेसमेंट में आग Local लगती community है, के लिए कितना 5वें फ्लोर पे important चली है। जाती है। इसको प्रिजर्व करना लोकल कम्युनिटी के लिए कितना फायदेमंद होगा? लोकल कम्युनिटी का तो इतना फायदा आपकी है शनाख्त इसमें है। कि लोग टूरिस्ट वहां पे आएंगे, देखेंगे। ये 52 प्रॉपर्टीज नहीं है, 2000 प्रॉपर्टीज हैं। Exactly. आपको कारोबार का कितना फायदा आपको होगा? सिर्फ बैरूनी दुनिया में मैं कारोबार वहाँ ये पे- बात कर रहे थे, मैं कतर गया, कतर में जो उन्होंने अपना अंदरूनी शहर जो सेव किया हुआ है ना, वो देखने वाली जगह है। वहाँ के खाने वो बिल्कुल आपको बाकी कतर से हटके मिलते हैं। वहाँ की चीजें जो हैं 200 साल पुरानी इसी तरह इमारतें से। हैं, क्योंकि वहाँ priority जंजीरें रखी आती हुई है, हैं, वहाँ पे वहाँ पे prioritize जंजीरें भी किया आते हुआ हैं, है। वहाँ पे सभी कुछ है। आप यूरोप में चले जाए तो वहाँ पे भी Mountainous है। प्रिजर्व किया जाता है। वहाँ पे प्रॉपर टूरिस्ट रूल्स एंड आते हैं उससे, रेगुलेशंस आपके हैं, लोगों इनको की प्रिजर्व attraction करने बनती के है। लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है उन लोगों के खिलाफ आप- जो उसको आप- नुकसान आपकी- पहुंचाते हमने हैं। ना आपकी अंदरून जब शहर priority तजावजात को नौकरी हो रोका, ना, तो ना फिर- हमने अंदरूनी शहर जो है ये कब्जा माफिया है उसको रोका। दुकानें, मकानात, भत्ता माफिया ये को बाजार और दरवाजे गिरा कर इन लोगों ने मार्केट, रास्तों के अंदर मार्केटें बना दी। जो रास्ते थे ना, जो रास्ते थे, उनके अंदर भी मार्केटें, या शालमी के अंदर जितना रास्ता था वो सारे के सारे encroach सारे कर दिए। रास्ते में तो मार्केट सबसे है। पहले जरूरत यही है कि हमें प्रायोरिटाइज करना होगा फंड्स, क्योंकि मिल रहे हैं, जो फंड्स मिलते हैं उनको इस्तेमाल अगर करना आप होगा। सीरियस अथॉरिटी के हैं, विद अगर आप चेंजेस सीरियस सबसे पहले आने हैं तो चाहिए। सबसे पहले कमर्शियलाइजेशन को लिमिटेड करें वहाँ बिल्कुल, पे। अर्बन प्लानिंग अगले मरले में प्रॉपर उसको करें। बाहर निकालें। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, अभी नेक्स्ट न्यूज शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। अभी आपको बताएं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम चलेंगे। जिनाह अस्पताल में कार्डियक सर्जरी यूनिट गैर फाल है और 2 माह में सिर्फ 5 ऑपरेशन किए गए हैं। सबसे पहले आमिर भाई आपका रुख करेंगे। करोड़ों खर्च किए गए। कहा जाता है कि पहले जब मरीज रुल रहे होते हैं, कहा जाता है हमें फंड्स नहीं दिए जाते। अब फंड्स दिए गए, ऑपरेशन थिएटर वहां पे मौजूद हैं। उसके बावजूद पिछले 2 माह में सिर्फ 5 ऑपरेशन किए गए। इस रवां माह में सिर्फ 1 ऑपरेशन हुआ है। अब किसकी जिम्मेदारी? अब देखिए, चंद दिन पहले ही निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ विजिट किया था। यह 3.5 घंटे का विजिट था और उसके बाद उन्होंने MS भी तब्दील कर दिया। और इतनी ही बद इंतज़ामी थी
लोगों से बात कि की, जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर मरीजों से बात मरीजों से भी बात की, अद्वियात के हवाले से प्रॉब्लम क्या था, क्या issues आ रहे हैं? बेड्स के हवाले से प्रॉब्लम था, ऑपरेशन थिएटर्स के हवाले से लोगों की बात थी, लाइट का मसला था, वो नीचे तय खाने में उतर गए जहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ पे सामान बिखरा पड़ा था, गिरा पड़ा था। 3.5 घंटे के उस विजिट के अंदर ही इस हॉस्पिटल का सारा कच्चा चट्टा जो है खुल के सामने आ गया था। तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल ये अनहोनी बात नहीं थी जो जाहिद चौधरी की खबर है कि वहाँ पे यही सूरत हाल होगी, लेकिन ये सूरत हाल सिर्फ जिन्ना हॉस्पिटल की नहीं है। अभी हम जब ब्रेक में थे तो राव मुझे बात कर रहे थे, तो राव ने एक अच्छी बात ये बताई कि अब तक लाहौर में जितने बड़े हॉस्पिटल बने हैं उसमें से आखिरी निशानी जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल 1985 या 86 का है ये, आप अंदाजा लगाएं। हाँ नहीं, ये नवाज शरीफ के दौर में बना था, 85-86 की बात कर लें, नवाज शरीफ के दौर में बना था। इंटरेस्टिंग बात ये आमिर भाई, ये 23 और 14 37 साल हो गए, और 37 साल में आपकी आबादी 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। नहीं, छोटे छोटे हॉस्पिटल बने हैं, राव साहब छोटे हॉस्पिटल जरूर बने हैं, लेकिन शदरा हॉस्पिटल बना, मियां मीर बना, समनाबाद बना, सब्जाजार बना, मैं उंगलियों पर आपको टिप्स पे बता सकता हूं जो हॉस्पिटल बने नहीं। वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था प्रीवियस, लेकिन ये इन हॉस्पिटल की शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने वो असल काम इन हॉस्पिटल्स को चलाना है, यस, जो कि नहीं हो पा रहा है। उसके लिए अगर आपको फंड्स भी मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है आपको। आमिर भाई के यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर मौजूद थे, बाकी अस्पतालों की हालत हमें पता है कि वहाँ पर क्या हशर होता है। वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली नहीं आ रही है, बेड्स मौजूद नहीं है कि सर्विसेज में हुआ है, ये सारे ये है। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, उसके बावजूद ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। लोगों को टाइम नहीं दिया जा रहा, लोगों को बताया नहीं जा रहा, सारे का सारा बर्डन जो है पीआईसी पे जा रहा है। ये हार्ट का मामला है, और पीआईसी में आपको अपना मरीज लेके जाएं, आपको जमीन पे लटाएंगे, जगह ही नहीं है उनके पास, वो क्या कहां से 2 पेशेंट्स एक बेड पे हैं। लेकिन अब इसी खबर में मौजूद है कि वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो कि खुद इस अस्पताल में काफ़ी बतौर सिविल सर्वेंट वो सर्व कर चुके हैं, और उनको इश्यूज का अदराक है। हम ये बात करते हैं कि वज़ीर सेहत का, अगर वज़ीर सेहत अगर कोई डॉक्टर है तो हम ये समझते हैं कि बड़ी अच्छी बात है। वो कह रहे थे कि उनको इसका इदराक नहीं था कि ऐसा हो चुका है कि जी यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। अंदाजा लगाएं, मुझे अभी रिपोर्ट मिली है, मैं कुछ करूंगा। आपके रायविंड, कसूर, उकाड़ा, सभी ये इन शेखुपुरा से, इन एरियाज से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, और ये वो अस्पताल है जहाँ पर हर मर्ज का जो है वार्ड मौजूद है, आईसीयू भी है, सीसीयू भी है, सारा कुछ है, और बर्न सेंटर भी है, यानी बर्न सेंटर भी है। अब अंदाजा ये लगाएं, डायलिसिस का सेंटर भी बनाया हुआ है। आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी इंतजामी गफलत है कि आप, इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता कि पेशेंट्स ना आ रहे हो। आमिर भाई, मैं नहीं ये बात मानता, नहीं पेशेंट्स तो आ रहे होंगे, पेशेंट्स को बेचारे को जिसी के 2 वाल बंद है या 3 वाल बंद है, तो उसको आप टाइम जब देते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि उसको 3 माह का या 4 माह का, अपार्ट फ्रॉम कि आप उसको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट के लिए कोई इंतजाम करें। आप 5 ऑपरेशन आप अंदाजा लगाएं, चले अगर 60 भी हो तो बात समझ आती है कि चलें जी थोड़ा बहुत कोई प्रोग्रेस है, लेकिन 60 सिर्फ 5, इसका मतलब ये है यार 30 ही होने काफी है, चलो 2 दिन बाद एक ऑपरेशन हो जाए, 2 दिन बाद एक ऑपरेशन, 2 दिन में एक हो जाए, चले 30 हो जाए, 30 भी होते तो शायद ये नौबत ना आती। आप अंदाजा लगाएं, और मरीज इतने, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इसी डिपार्टमेंट जो कार्डिक सर्जरी का ये यूनिट है, इस यूनिट का अगर आप इसका रनिंग बजट देखेंगे तो आपको एक पाई भी जो है वो पड़ी हुई नजर नहीं आएगी, वो खर्च हुई नजर आएगी। ये बड़ा कमाल महारत है इनके लेकिन पास। ये अभी और मसला ये है कि आपने कसूर और ये वो अस्पताल है जो, मुझे बताएं, वहाँ DHQs हैं, THQs हैं, हॉस्पिटल्स हैं ना जी, उनको भी मेंटेनेंस नहीं है। अब एक अकेला वजीर आला, वो भी निगरान, वो किस इशू पर जाएगा? अमर भाई, ये इशू नहीं है, इशू ये है कि जिन्ना अस्पताल उन अस्पतालों में शामिल है जिसके कोरोना में मुतअद्दिद वार्ड्स बंद रहे, लेकिन इसका तमाम तर जो बजट था वो 100% खर्च हो गया। वो कहाँ खर्च हुआ जब आपके ऑपरेशन नहीं हो रहे, आपकी सिर्फ इमरजेंसी जो है वो चल रही है। तो द थिंग इज यहाँ पे आमिर भाई, इट्स नॉट अबाउट कि हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं है, हमारे पास सहूलियात मौजूद नहीं है, ये सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मौजूद नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मौजूद नहीं है, जिनको पता हो कि ये मरीज आ रहा है, असल मसला ये है। एडमिनिस्ट्रेटर अगर अच्छा होगा, हमारे अगर एमएस अच्छा होगा, सिस्टम है ना, जो हम बात करते हैं ना तफरीक की, बहुत बड़ी तफरीक है। वहाँ पर भी जो सीनियर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो अपनी मर्जी से ओपीडीज में आते हैं, अपनी मर्जी से वो राउंड प्राइवेट करते हैं जॉब यार। मैं
मेरे एक अजीजा का था। प्राइवेट अगर उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया तो वो बैठे हैं, इस तफरीक को भी आपको खत्म करना है, उनको भी पाबंद करें। मैं आपको अगर टॉपिक का वाकया मौजूद है, एक हमें प्राइवेट उस डॉक्टर को पे दिखाया जो है उनको यूज मेरे करना पास है, time है। सिस्टमेटिक चेंजेस लेकर आने हैं सबसे पहले, फिर ही यहाँ पे कुछ चेंज नजर आ सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आमिर रजा साहब और आदिलशाद हुसैन हमारे साथ थे और अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर। हेडलाइंस के बाद हम दोबारा से हाजिर होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी मौसम के हवाले से टुडेज वेदर में। तो रिमझिम हो रही है और बारिश जो है अभी तक तो रहमत ही लग रही है। क्या ये जहमत बनने वाली है शहरियों के लिए कि बारिश तेज़ होगी? महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं, वो बता रही हैं। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो है वो बादल जो मुख्तलिफ औकात कार में मुख्तलिफ इलाकों में बरस रहे थे, इस वक्त जो है वो बादल थम चुके हैं और हवाएं भी मुकम्मल तरीके से साकिन महसूस हो रही हैं, जिस वजह से गर्मी और हब्स जो है वो एक दफ़ा फिर से शिद्दत अख्तियार करने लगी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जब जब बारिश बरसेगी तब तब लाहौर का मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जाएगा और लाहौर के बासी सुख का सांस ले सकेंगे। मौसम सुबह के वक्त तो औसम था, लेकिन इस वक्त जो है वो थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही है। दर्जा हरारत के हवाले से हम बात करते हैं तो मौजूदा टेम्परेचर जो है तकरीबन 27 रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम टेम्परेचर जो है वो 26 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जाएगा। लाहौर के वासियों को जो है वह एहतियाती तदाबीर के हवाले से ताकीद की जा रही है, ख़ासतौर पर वो अफराद जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है, वो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और घरों में महदूद रहें। क्योंकि रिता हम अमूमन देखते हैं कि जब मानसून का सिलसिला होता है तो बारिशें जब थम कर बरसती हैं और बरस कर थमती हैं, तब जो है वो हम देखते हैं कि मौसम काफ़ी घुटन ज़दा हो जाता है और सांस आम शख्स का सांस जो है वो भी उसको लेने में दुश्वारी का सामना होता है। तो वो अफराद जिनको के प्रॉब्लम है उनके लिए तो और ज़्यादा जो है मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। तो शहर लाहौर के बाशियों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी ताकीद की जा रही है, हिदायत जारी की गई हैं और इसी हवाले से जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं, जहाँ जहाँ पर बारिशें मज़ीद मुतवक्के हैं, वहाँ वहाँ जो है वासा हुकाम को अलर्ट रहने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मानसून का ये जो तीसरा स्पेल है आज दिन भर वक्फे से लाहौर शहर पर बरसता चला जाएगा और मौसम को भी बेहतर महसूस किया जाएगा और कभी इसी तरह से घुटन के सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ेगा। वक्फे से बारिश होती रहेगी यही कहा जा रहा है, लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोमल हमें आगाह कर रही थी। थैंक यू कोमल। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट गेस्ट और टॉपिक के साथ। आपने हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आज हम बात करेंगे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉमनली डिस्कस तो है, लेकिन इसको आज हम डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक रुझान है तालीम में जो कि बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान में जो नौजवान हैं वो पढ़ना पसंद नहीं कर रहे और बाहर के वीज़े धड़ाधड़ लग रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हमने बाहर जाके पढ़ना है, आला तालीम तो हम बाहर से ही हासिल करेंगे। अब क्या वो बेजारी है जिसकी वजह से ये रुझान नौजवानों में, बच्चों में बढ़ता जा रहा है कि वो यहाँ पे पढ़ना पसंद नहीं कर रहे? क्या यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती और क्या यहाँ पर सिस्टम ऐसा नहीं है कि उनको जो बाहर के मुल्कों में जब वो जाते हैं नौकरियों के लिए, वहाँ पे इस एजुकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है? इस सारी डिस्कशन को हम आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर सना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज का एक अहम टॉपिक है, नौजवानों में बढ़ता हुआ रुझान है कि हमने बाहर जाके तालीम हासिल करनी है। तो आपसे मेरा यही सवाल है पहला कि क्यों हमारी जो नौजवान नस्ल है उसका एतमाद जो है अपने एजुकेशन सिस्टम से उठता जा रहा है? इसकी बहुत बेशुमार रीज़न्स हैं, बहुत वजूहात हैं जिसको एजुकेशन तबके के अंदर जो हम कहते हैं कि इतनी अहमियत नहीं दी गई, ना पॉलिसीज़ के हवाले से और ना उस तरह के इक़दाम हमने देखे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम UET बैक इन 2009, तो व्हेन आई एंटर इनटू द मार्केट तो मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मुझे मिल गई थी। तो फिर जब आप देखें कि आप एक इतनी महंगी एजुकेशन, 5 साल एजुकेशन आर्किटेक्चर की, जैसे MBBS की 5 साल डिग्री होती है, इसी तरह आर्किटेक्चर की भी 5 साल डिग्री होती है, या किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री को आप 4 साल
उसके बाद अगर एक नौजवान लड़का या लड़की जब मार्केट में जाता है कि उसको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो बेजारियत, वो फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, उस ज़माने में ऑर्कुट, फेसबुक नया नया था, ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम आया, फिर इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब चैनल्स लोगों ने बना लिए, उसके बाद टिकटॉक। तो जब उनको नज़र आता है कि ये चीज़ें हैं, ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम पढ़ने की बजाय अगर यहाँ से सिंपली फेमस हो जाए, यहाँ से कमाना शुरू कर दें, और बहुत अच्छी कमाई है उसके अंदर। और मेरा अपना बहुत दिल दुखता, मैंने पीएचडी कर लिया बट आई कैन नॉट अर्न लाइक दैट जो लोग टिकटॉकर्स पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं। ऐसा ही तो जब हमारी नौजवान नस्ल को ये नज़र आता है कि इसका आउटपुट तो वो नहीं है, क्योंकि शायद बहुत मटीरियलिस्टिक हमारा व्यू हो गया है। हमारा दीन तो कहता है कि देयर इज़ अ बैलेंस, बट स्टिल जब आप माशरे में इतनी डिस्पैरिटी देखते हैं कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, वो जो मिडिल क्लास है वो आपको बड़ी कम नज़र आती है, तो वो बहुत कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि विच पाथ वी हैव टू फॉलो। तो मेरा ये ख्याल है कि जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं और मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं अब लोगों के पास, अब एक डिग्री इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ मेकिंग मनी, उसके साथ आप कोई भी कोर्स पहले कर बाहर के मुल्कों में ये रुझान होता था कि अ स्टूडेंट इज ही सपोज टू गो टू कॉलेज नाउ और नॉट, यू नो, इट यूज्ड टू बी हिज चॉइस। ये एक बहुत पुरानी चीज़ है। अब यहाँ पे भी ये चीज़ शुरू हो चुकी है कि आफ्टर ओ लेवल्स, ए लेवल्स, स्टूडेंट डोंट वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, देयर ओन सेटअप, या फिर दे वांट टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप, स्टार्ट लर्निंग समथिंग। तो ऐसा क्यों है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम तालीम हासिल करने में, वो डिग्रीज हासिल करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि तो ये सिस्टम में इसके ये अंदर loopholes हैं। पॉजिटिविटी भी है। अगर हम आइंस्टाइन को देखें, अगर हम स्टीव जॉब्स को देखें, ये तमाम ऐसे लोग हैं हु आर वेरी इंटेलिजेंट, बट उन्होंने कभी भी कोई ऑफिशियली तौर पे कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल नहीं की। तो हमारे पेरेंट्स को भी मेरा ख्याल से इस डायलेमा से निकलने की ज़रूरत है कि वाई बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनाना है। अगर उसके अंदर कोई स्किल है जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को पॉलिश कर सकता है, सम पीपल हैव वेरी रियली गुड मार्केटिंग स्किल्स, वो इंटर करने के बाद ही रियल स्टेट सेक्टर में या मार्केटिंग में चले जाते हैं, दे आर वेरी गुड सेल्समैन एंड सेल गर्ल्स। तो एंड दे और ये ज़्यादा प्राइड की बात है कि एक छोटी एज में वो अपने ओन पे सब कुछ कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो पढ़ भी नहीं रहे और पेरेंट्स के प्रेशर में इतनी सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अपने पेरेंट्स से इतने पैसे लगवा रहे हैं और फिर भी इन द और एंड ज़बरदस्ती जब आप अपने बच्चे के साथ करते हो कि आपने ये डिग्री लेनी है, नहीं तुमने डॉक्टर ही बनना है, नहीं तुमने इंजीनियर ही बनना है। खैर हम इस पर बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, जैसा कि डॉक्टर सना ने भी कहा कि क्रिटिकल लर्निंग जो है बच्चों का रुझान उस तरफ ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो ओल्ड जनरेशन है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में अभी तक नज़र नहीं आ रही है, कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि ये क्या है, डिग्रियां नहीं लेंगे, ये क्या है कि डिप्लोमा कर लेंगे, ये क्या है कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, अभी तो उसके पढ़ने का वक्त है। तो क्रिटिकल लर्निंग, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, और वाई वी आर नॉट एम्फेसाइजिंग दैट इन आर रेगुलर एजुकेशन, जैसा कि स्कूल में बच्चों से बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्यों नहीं हम स्टार्ट कर देते? अच्छा, यहाँ पे पेरेंट्स को ये भी मैंने देखा है कि मेरी अपनी एक बेटी है, ठीक है, हम अपने बच्चों को खुद गैजेट्स देते हैं, हम अपने बच्चों को खुद दिखा रहे हैं कि ये पूरा समंदर है जिसके अंदर मतलब बच्चे को आप मौका दे रहे हैं कि इसके अंदर वो डूब जाए, ठीक है। अब आप उसको खुद ऐसी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें जहाँ पे उसका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक तो एजुकेशन है और एक ये आसान तरीका है। Obviously they will find education boring. अगर आपके सामने एक फ़ोन पे आप टिकटॉक्स देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, उसमें एक मॉडल आ रही है, देयर जस्ट ट्रांजिशन वीडियोस देख रहे हो, तो ये चीज़ एक एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट पे एक बच्चा एक बोरिंग चीज़ को पढ़ने को, क्रिटिकल थिंकिंग को, और वो इसलिए भी नहीं देगा क्योंकि अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि जैसे हमारी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर टिकटॉकर्स को प्लेटफॉर्म दिया गया, उन्हें इनवाइट किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। तो जब आप देखते हैं कि यूथ कहती है कि टिकटॉकर्स को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, दे आर गेटिंग अ डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू मीट द प्राइम मिनिस्टर जस्ट बिकॉज दे हैव अ वेरी वाइडर ऑडियंस ऑन द सोशल मीडिया। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द एंटरटेनमेंट, नाउ अपॉर्चुनिटीज आर एसोसिएटेड विद ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। तो हमारे नज़दीक और स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो मेरा ये ख्याल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब एक सोशल मीडिया का सब्जेक्ट भी डाल देना चाहिए स्कूल्स को कि इसको पॉजिटिवली कैसे लेकर चलना है।
क्योंकि अगर एक बच्चा लेट से घर में बैठ के प्रैक्टिकल कर रहा है, बिल्कुल केजी लेवल से वो लर्निंग देना स्टार्ट कोई करें, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो अपने आप को शोकेस करना चाहता है तो यू कैन ब्रिंग दैट अटेंशन ऑफ योर यंगर किड्स कि आप इस चीज़ को पोर्ट्रे करें। दिस इज एक्चुअल साइंस, ठीक है, ये एक्चुअल डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू एक वो भी इंटरटेनमेंट है। नॉट एग्जैक्टली बैन इट, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा है कि आप बच्चों से बिल्कुल पाबंदी लगा दें और उनको मना कर दें कि नहीं तुम ये नहीं फोन यूज करोगे व्हेन दे आर, यस, मतलब फिर अगर आप उसे घर में करें मैं क्यों नहीं करूंगा, तो वो बागी होने की बजाय उनको आप उसको सही इस्तेमाल करना, ये ऐसे ही है जैसे एडिक्शन है टू द ड्रग्स, ठीक है, अगर आप उसे घर में नहीं देंगे तो वो बच्चा जब कल को स्कूल या कॉलेज जाएगा उसको बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे और वो उसके लिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि घर में तो बैन है। तो जब बच्चे के ऊपर आप ऐसी अनरिस्ट्रिक्टेड किस्म की पाबंदियाँ लगाएंगे, मतलब इतनी नेसेसरी नहीं है क्योंकि अब इसी सोसाइटी में उसने ग्रो करना है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, ये एक सोसाइटी का पार्ट बन चुका है। तो आजकल के दौर में मेरे ख्याल से जो रियल चैलेंज है ना कि आपने बैलेंस कैसे करना है। तो आपको लगता है कि करिकुलम में चेंजेस की अब जरूरत है, क्योंकि करिकुलम हमारा वही पुराना चले आ रहा है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना चली आ रहा है, जो हमारी माँ बाप ने पढ़ा था वही वाली किताबें हैं जो कि अभी तक चली आ रही हैं। तो कितना एडवांस हो गया ज़माना, टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल एक न्यू वर्ल्ड शेप दे दिया है, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच चुकी है, लेकिन हमारा जो निसाब है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब निसाब तो चले बेसिक्स जैसे ABC, यू नीड एन ABC टू मेक स्टूडेंट्स लर्न सो दैट दे कैन मेक अ बिगर सेंटेंसेस और फिर एक एसेज, तो बेसिक्स तो रहेंगी, लेकिन जो उसको एवेलुएट करने का तरीका है वो चेंज होना चाहिए। अब आप बच्चे की इंटेलिजेंस को रट्टे सिस्टम पे नहीं चेक कर सकते कि एग्ज़ाम में ये सवाल है तो इसने एग्जैक्ट सही स्पेलिंग्स लिखी हैं तो इसको पूरे नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे मैंने देखा है कि टीचर्स क्या करते हैं कि वो एक एक स्पेलिंग चेक कर रहे होते हैं रादर देन नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट। और जो जापानीज़ और बाहर के मुल्कों में 5 क्लास से नीचे तक प्रॉपर एग्ज़ाम्स नहीं होते, क्योंकि ये एक और नेगेटिव प्रेशर होता है एक बच्चे के ऊपर कि मेरे एग्ज़ाम है, मुझे सवाल नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरे नंबर कम आएंगे। ये प्रेशर बहुत नेगेटिव होता है जिसकी वजह से लर्निंग बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अफेक्ट होता है। तो निसाब की चेंजेस तो बहुत ग्रेजुअली आएंगी, लेकिन जो एवेलुएशन का सिस्टम है दैट नीड्स टू बी वेरी वेरी रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए? जो अब हमारी तालीमी इदारे हैं, सबसे पहले तो इनको मिलकर बैठना होगा और तालीम सबके लिए एक वाला जो स्लोगन है वो वाकई में सबके लिए एक होनी चाहिए। अगर आप तालीम को महंगा कर देंगे तो जाहिर सी बात है उस पहुंच से बच्चों की दूर कर देंगे। जो अच्छी तालीम का मेयार है वो वाकई बच्चों की पहुंच से दूर है। जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसका वही रट्टा सिस्टम चल रहा है, वही पुरानी किताबें चल रही हैं। बस इसमें मैं ये देखती हूँ कि जैसे एक 2 सेक्टर्स हमारे मुल्क में बहुत बुरे प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत तबाह हो चुके हैं। एक स्कूल्स का सिस्टम और एजुकेशन का सिस्टम और एक घरों का सिस्टम जो रियल स्टेट है। इनमें जब से आप इसको इन्वेस्टमेंट बना लिया लोगों ने कि ठीक है अमीर होना तो स्कूल खोल लो, ये स्कूल फी पैकेज रख दें, इतने बच्चे आ जाएंगे। बिजनेस इन्वेस्टमेंट है अब स्कूल आपका, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन अब एक इन्वेस्टमेंट बन चुका है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से अपने पब्लिक स्कूल्स को बेहतर बनाने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज जब तक आप बच्चों को नहीं देंगे, इक्वल तालीम नहीं होगी, निसाब एक जैसा नहीं होगा, और जैसा कि ये रट्टा सिस्टम है इसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब थोड़ा सा चेंज करें आप, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी और अब बच्चे को पढ़ा तो देंगे बट अगर साइकोलॉजिकल तौर पे वो वेल नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने एक मुआशरे के हिसाब से वो करिकुलम डिजाइन होना चाहिए ना। तो ये करिकुलम डिजाइन ही नहीं होता, क्योंकि हम जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चों के अंदर दे हैव वेरी गुड ग्रेड्स बट उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग उस तरह से नहीं हो रही है। दे कैन नॉट कोप अप विद द स्ट्रेस। कैरेक्टर डेवलपमेंट पे तवज्जो भी नहीं दी जाती यहाँ पे। तो साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, इन सबको मिलके एक नया निसाब होना चाहिए जिसके अंदर तरबियत भी, क्योंकि अब माहौल ऐसा है कि हमें तरबियत को हम बिल्कुल पीछे भूल गए हैं। हमारे बच्चे को ये नहीं पता कि हमारी नेशन को वेट करना नहीं आता लाइन के अंदर, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ना उनको सफाई का पता। ये 2 बड़े मसले, पेशेंस, वी डोंट हैव पेशेंस, हम इशारे पे रुकते नहीं हैं गाड़ी के लिए कि हमने वेट करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी तरबियत का पार्ट है, इसलिए और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट किरदार है, क्योंकि आप खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हैं,
जो टीचर्स हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस होते हैं आजकल के बच्चों को पढ़ाने में, और उनको अपना किरदार कैसे अदा करना होगा इस मौजूदा निज़ाम में रहते हुए? जो मैंने फील किया है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब पेरेंट्स ने बच्चा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेज दिया तो इट्स टोटली टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज़ नॉट ट्रू। हमारे पास बच्चा आ रहा है थोड़ी देर के लिए, हम उसकी उस थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो घर में जाके क्या कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी के बाहर क्या कर रहा है, वो क्लास के बाहर क्या कर रहा है, इसमें पेरेंट्स को उतना ही रिस्पॉन्सिबल रोल, उतनी ही इम्पोर्टेंट मतलब है, वो जितनी ये ना तालीम भूल जाए important कि है। बच्चा स्कूल या कॉलेज दाखिल करा दिया तो वी आर फ्री। यू आर नॉट फ्री। वंस यू आर पेरेंट्स यू आर नॉट फ्री। जब तक आप दुनिया में, अगर आप पेरेंट के रोल में हैं तो आप मरते दम तक हैं। तो इसके अंदर टीचर्स को सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो क्लास के बाहर क्या कर रहे हैं, उनका सोशल सर्कल कैसा है। दैट इज़ द प्रॉब्लम कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की ज़रूरत है पेरेंट्स एंड टीचर्स की। बहुत सारे चेंजेस की हर लेवल पे ज़रूरत है, सिस्टमेटिक चेंजेस, करिकुलम चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। फिर जिम्मेदारी आती है टीचर्स की कि वो किस तरह से बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझ के लेके चल रहे हैं। और सबसे पहले जो तालीम शुरू होती है वो घर में होती है, तो पेरेंट्स की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को देखें वो क्या पढ़ना चाहता है और उसको अच्छी तालीम दिलवाना सबसे पहले आपका फ़र्ज़ है। थैंक यू सो मच एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सना आज हमारे साथ थी, फॉर योर टाइम, फॉर कमिंग टू द शो। चलते हैं ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब ये एक ऐसी नशिस्त रखी है हमने आज, क्योंकि मुहर्रम है, अय्याम शहादत की मुनासबत से हम किसी नोहा ख्वाह, नात ख्वाह, मनकबत ख्वाह आलम इस्लाम को दावत देते हैं अपने शो में, और थोड़ी सी वो मंजर कशी करते हैं उन वाक़यात की, उन शहादतों की, उन कुर्बानियों की, और उसके बाद जो है वो हम उनसे कलाम सुनते हैं। तो इसी मुनासबत से आज हमने दावत दी है, हमारे साथ मारूफ नोहा ख्वाह मौजूद हैं, असद जहां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। जी, आप आज क्योंकि एक ऐसा दिन है तो इसी दिन की मुनासबत से आपसे गुजारिश करूंगी कि हम चाहते हैं कि हम माजी के दरीचों में झांकें। जी बिल्कुल। तो कुछ पहले तो मैं सिटी 42 की इंतज़ामिया का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे स्टेज फराहम किया कि मैं शोहदाए करबला के हवाले से कुछ कलाम पेश करूँ। मैं 4 मिसरे पहले जोशमली आबादी के, उसके बाद सलाम के चंद अशार पेश करूँ।